हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आज का जो टॉपिक है वो जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग बने रहिए। चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है विद्युत धारा। पहला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। स्विच बंद या चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच चालू होने पर। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। कब? स्विच बंद। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं एक स्विच की दो अवस्थाएं होती हैं, खोला ओपन तथा बंद क्लोज। स्विच खोला होने की अवस्था में सर्किट में धारा बिजली का प्रवाह नहीं होता, जबकि स्विच बंद होने की अवस्था में सर्किट में बिजली का प्रवाह अनवरत रूप से होता है। स्विच की अवस्था समझने हेतु देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, चालू स्विच, बंद स्विच। अगला प्रश्न कह रहे हैं फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। अतिभारण, ओवरलोडिंग, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे में परिवर्तन, धारा परिवहन, धारा उत्प्रेरण। तो फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा में से करता है अतिभारण, ओवरलोडिंग से, है ना। ओवरलोडिंग से फ्यूज, है ना। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा अतिभारण, ओवरलोडिंग से करता है। फ्यूज के तार का गलनांक बहुत कम होता है जब परिपथ में अतिभारण या लघु पतन के कारण अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है, तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, जिसके कारण परिपथ से जुड़े उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। अगला प्रश्न, परिणामित ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कह रहे हैं परिणामित ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लॉरेंज का नियम। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं परिणामित ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग बिना आवेशित परिवर्तन के शक्ति रूप स्थानांतरण में किया जाता है। देखिए, करें यूपी PLSC ने संशोधित उत्तर पत्रांक में इस प्रश्न के लिए पूर्णांक प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। करें एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। प्रतिरोधक, डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र। तो ये है प्रतिरोधक। व्याख्या देखते कह रहे हैं प्रतिरोधक रेजिस्टर एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक है जो परिपथ में तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह के प्रतिबाधित करने, संकेतकों के स्तर को समायोजित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं डाटा एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर, फ्यूज, प्रतिरोधक, स्विच। तो स्विच एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। देखिए इस प्रश्न को, है ना।
इसकी व्याख्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, यांत्रिक बल। तो आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। क्या? विद्युत स्थैतिक बल। इसकी व्याख्या देखिए। कह रहे हैं आवेशित की गई वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इस बल को कूलाम बल भी कहते हैं। समान आवेश में प्रतिकर्षण या विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेसिस्टर, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर्स का उपयोग किया जाता है। इसकी देखिए व्याख्या। कह रहे हैं रेक्टिफायर दिष्टकारी एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को पल्सेटिंग विद्युत धारा में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा एसी को एक दिश धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है? प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्थिरीकरक, स्टेबिलाइजर, दिष्टकारी, रेक्टिफायर, परिणामित ट्रांसफार्मर। तो प्रत्यावर्ती धारा एसी को एक दिश धारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है दिष्टकारी रेक्टिफायर के द्वारा। अगला प्रश्न है। कह रहे हैं निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र प्रोटॉन। तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। इसकी व्याख्या देखिए। कह रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। धनात्मक आयनों का प्रवाह धारा की दिशा में तथा ऋणात्मक आयनों का प्रवाह धारा की विपरीत दिशा में होता है। कुछ और प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? टंगस्टन, पारा, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL में कौन सा धातु का वाष्प होता है? पारा का। देखिए व्याख्या करें। फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL में पारा धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। अगला प्रश्न। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक, प्रतिरोध के प्रत्यक्षता अनुपातिक, उल्टता के व्युत्क्रम आनुपातिक, इनमें से कोई नहीं। तो चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है विभवांतर की प्रत्यक्षता अनुपातिक। विभवांतर की प्रत्यक्षता अनुपातिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं किसी चालक के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगे हुए विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है। जब ताप स्थिर हो तो इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है ना। विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, V = IR। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना ये R के। अगला प्रश्न है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक का पदार्थ, मटेरियल,
लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत, चालक की आर्द्रता। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की आर्द्रता पर। चालक की आर्द्रता व्याख्या देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, मोटाई और पदार्थ पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज क्यों प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I होगी I इक्वल टू Q/T। ये सी ऑप्शन, I इक्वल टू Q/T। इसकी व्याख्या देखिए दिया हुआ है। कह रहे हैं यदि t समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में विद्युत शुद्ध आवेश क्यों प्रवाहित हो, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I Q/T होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? R इक्वल टू V प्लस I, R इक्वल टू V अपान I, R इक्वल टू I अपान V, R इक्वल टू I इंटू V, है ना। तो ओम के नियम के अनुसार R इक्वल टू V अपान I यही सत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे ओम के नियम के अनुसार नियत ताप की अवस्था में किसी प्रतिरोधक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, जहाँ R नियतांक प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? इतना जूल, इतना जूल, इतना जूल, इतना। विभवांतर V इक्वल टू 12 वोल्ट, आवेश को 5 कूलाम, तो सूत्र V इक्वल टू W अपान Q से, W इक्वल टू V इंटू Q से 12 इंटू 5 60। अगला टॉपिक है तरंग गति। अगला टॉपिक है तरंग गति। इस पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट दिए। कह रहे हैं एक रेडियो तरंग का आवेग कितना होता है? इतना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर। तो रेडियो तरंग का आवेग या वेग, रेडियो तरंग का वेग होता है इतना मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन। व्याख्या रेडियो तरंग का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात रेडियो तरंग का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? पराबैंगनी किरणों, गामा किरणों, रेडियो तरंगों, आवरक तरंगों। तो रेडियो तरंगों में चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। देखिए व्याख्या दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी किरण का इतना से इतना, गामा किरण से इतना, रेडियो तरंग का इतना, आवरक तरंग इतना, है ना। अगला प्रश्न है तारों का रंग निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? दबाव, वायु प्रदूषण, पृथ्वी से दूरी, उसके तापमान। तो तारों का रंग जो निर्भर करता हो उसके तापमान। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है FM प्रसारण बैंड के बीच होता है VHF रेंज, UHF रेंज, HF रेंज, उपयुक्त सभी। तो FM प्रसारण बैंड के बीच VHF रेंज होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। व्याख्या देखिए। कह रहे हैं FM प्रसारण बैंड VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच होता है। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्त बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। FM बैंड के लिए यह परास मानक रूप में प्रयोग किया जाता है। HF हाई फ्रीक्वेंसी का परास इतना मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का परास इतना मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का परास इतना मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। FM का प्रसारण इतना मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है, इसलिए यह VHF रेंज में आता है। अगला प्रश्न है। कह रहे हैं समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के
किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डॉट डॉट होती है। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति वेग आयाम तो तरंगदैर्घ्य की व्याख्या। किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या अवरेलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको देखिए, है ना। इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।